हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, कोर एस्पेक्ट्स ऑफ पैथोलॉजी और कुछ अदर टर्म्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी के डेफिनेशन से। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ेस। तो मतलब कि कोई भी बीमारी हो रही है तो उसकी पढ़ाई को हम लोग बोलेंगे पैथोलॉजी। तो कोई भी बीमारी होती है तो फिर सेल, टिश्यू या ऑर्गन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि होते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस। तो वो सब हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके दो ब्रांचेस होते हैं, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी सेल है तो उसमें कुछ बेसिक रिएक्शंस होती हैं। तो फिर जब भी कोई डिज़ीज़ होती है, कोई एबनॉर्मल स्टिमुलाई की वजह से या फिर कोई जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, तो जो वो बेसिक रिएक्शन सेल में हो रही होती है वो थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है। तो उसकी मैकेनिज़्म को हम लोग जनरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। सिस्टमिक पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कोई स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ है जो किसी स्पेसिफ़िक ऑर्गन या टिश्यू को अफेक्ट करती है बस, तो तब उस टिश्यू या ऑर्गन में क्या स्पेसिफ़िक चेंजेस होते हैं उसको हम लोग सिस्टमिक पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कि पैथोलॉजी के 4 कोर एस्पेक्ट्स होते हैं, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि कॉज क्या है, कारण क्या है उस डिज़ीज़ का। तो कारण या तो दो हो सकता है, एक तो जेनेटिक या फिर एक्वायर्ड। जेनेटिक यानी कि बर्थ के पहले से ही जो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से कोई डिज़ीज़ हो रही है तो वो हो गया जेनेटिक ईटियोलॉजिकल कॉज। और एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ किसी वजह से अगर आपको डिज़ीज़ हो रही है तो उस कॉज को ईटियोलॉजिकल एक्वायर्ड कॉज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस एक मतलब कि कोई भी बीमारी हो रही है तो अगर हम लोग पूछे कि वो कैसे हो रही है, हाउ, तो फिर उसका जवाब हमें मिलता है पैथोजेनेसिस की स्टडी से। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। हाउ द डिजीज़ इज़ डेवलप्ड वी कैन नो थ्रू पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब कोई भी बीमारी अगर हो रही है तो किसी सेल में या टिश्यू ऑर्गन में जो भी चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कह लो, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस एस्पेक्ट के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल में तो वो ऑब्वियसली किसी न किसी फंक्शन को भी अफेक्ट करेंगे। तो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंज को हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। अब कुछ टर्म्स हो गए जैसे लेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। अब लेटेंट पीरियड जो होता है अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है वो लेटेंट पीरियड। इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉजेटिव फैक्टर जो होता है, जो भी पैथोजन वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो वो मतलब तुरंत से वो डिज़ीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने में उसको टाइम लगता है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट पीरियड। जैसे कि कैंसर होता है, कार्सिनोमा में तुरंत वो डिज़ीज़ का हम लोग को फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस या मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो उसे जो वो पीरियड था जिसमें नहीं दिखा, मतलब बॉडी इन्फेक्टेड तो थी बट वो दिख नहीं रहा था, क्लिनिकली मैनिफेस्टेड नहीं हो रहा था, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिज़ीज़। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है तो उसको इन्फेक्शन कॉज करने में टाइम लगता है, वो तुरंत से नहीं कर सकता है। जिस टाइम पे वो मल्टीप्लाई करता है या फिर लेटेंट रहता है कुछ टाइम तक, क्योंकि वो अचानक से किसी होस्ट में अपना शो नहीं कर पाता है अपने इफ़ेक्ट्स। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड और इट रेंजेस फ्रॉम डेज़ टू वीक्स। थैंक यू।